नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम छायावाद तक आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग करने वाले हैं, जिसमें कि हम वन लाइनर कर रहे हैं। हमने भारतेंदु युग तक कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में जो हमारे वन लाइनर्स प्रश्नोत्तरी होंगे उनको हम देखेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यूथ के जो पुस्तक है हमारे, जिसमें कि सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर दिए गए होते हैं, उससे ये सारे क्वेश्चंस को वन लाइनर में कन्वर्ट करके लिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ। प्रश्न है हमारा पहला कि श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं, कौन सी है बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिए गए हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत। दूसरा प्रश्न है आपका कि साकेत में राम का चरित्र काव्य की द्वितीय श्रेणी में चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है ये बताना है। तो ये कथन है किसका? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला प्रश्न है आपका, बताना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से भिन्न रूप वह है कौन सा। मतलब कि हर जगह तो राधा को एक प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है जो कृष्ण के साथ है, लेकिन प्रिय प्रवास नामक रचना में राधा का कौन सा एक अलग रूप निखर के सामने आता है। तो वो कौन सा रूप है? तो वो समाज सेविका के रूप में निकल के आती है। अगला प्रश्न है आपका, बताइएगा आंसर जल्दी से क्या होगा कि मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है पथिक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पथिक जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी का ना होकर किनका है ये? तो ये है राम नरेश त्रिपाठी जी का। किनका है? राम नरेश त्रिपाठी जी का। मानसी, पथिक, इनका 2-3 खंड काव्य है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, कौन सा? तो प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है हमारा कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त कथन किसके संबंध में कहा है? तो ये बिहारी रत्नाकर रचना के सौंदर्य में कौन कहते हैं? ये शुक्ल बाबा कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह कथन किसका है बताना है। तो बिल्कुल ये कथन भी किसका है? हमारे शुक्ल बाबा का है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवटी खंड काव्य की रचना की है किसने? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और पंचवटी का समय भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 1925 आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में कहा है किसने? ये बताना है। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कृषक क्रंदन काव्य कृति है किसका बताना है। तो ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का। स्नेही इनका उपनाम है, याद रखना है। पूछा जा सकता है कि गया प्रसाद शुक्ल जी का उपनाम कौन सा है या किस नाम से वो रचनाएं करते थे? तो स्नेही नाम से रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है आपका, वह कवि जिनका उपनाम हितैषी है। देखिए जिस तरह से यहाँ पे पूछा गया है ना, वैसे पूछा जा सकता है कि वह कवि जिसका नाम स्नेही है, तो वहां हो जाएगा गया प्रसाद। तो अगला हमारा प्रश्न क्या था? हितैषी। तो कौन है? जगदम्बा प्रसाद हितैषी, इनका पूरा नाम है जगदम्बा प्रसाद हितैषी। अगला प्रश्न है हमारा, बताइएगा, आज रात इससे परदेसी चल की जो विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। ये पंक्ति जो है किस रचनाकार की है बताना है। तो ये किसकी है? श्रीधर पाठक जी का। अगला प्रश्न है, पथिक काव्य संग्रह है किसका है? पथिक काव्य संग्रह, तो ये है राम नरेश त्रिपाठी जी का। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास लिखा गया है। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास लिखा गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। किसका अनुवाद किया है? तो पता है कि उजड़ ग्राम का जो है ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक ने किया है। ब्रज भाषा में इसने अनुवाद किया है। और हम बात कर लेंगे कि इनका किस नाम से था पहले। तो द ट्रैवलर के नाम से था, नहीं, डिडरटेज विलेज के नाम थे। मैं इसको भी नीचे एक्सप्लेन कर दूंगी। 2-4 रचनाएं हैं श्रीधर पाठक जी की, 4 ऐसी रचनाएं हैं जिसका कि इन्होंने अनुवाद किया है, जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, उसको मैं आगे अभी
रख दूंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने रचना की है, कौन सी? तो यशोधरा ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनोविनोद भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताना है। तो ये कौन है? तो मनोविनोद भाग 1, भाग 2, भाग 3 के रचनाकार कौन है? रचना है श्रीधर पाठक जी की। हल्दी घाटी महाकाव्य किसका है? तो पता है ये श्याम नारायण पांडे जी का है। आगे देखेंगे, आगे है हमारा पंक्ति, भालों में रन झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में अंगार अभी। प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपयुक्त पंक्ति है किसकी, बताना है। तो ये पता है कि ये श्याम नारायण पांडे और की किससे ली गई, पता है? हल्दी घाटी से ही ली गई है ये पंक्ति, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अगला देखेंगे हम, भारत भारती के रचनाकार हैं कौन? तो पता है भारत भारती का समय 1912 ईस्वी आ जाता है, और कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं लिखी जाती थी। तो आधुनिक काल में कविताएं लिखी जाती थी किसमें? तो खड़ी बोली में। प्रश्न है हमारा अगला, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? कृष्ण का मथुरा प्रवास। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो पता है आप लोगों को कि भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। एक रचना वो जो ब्रज भाषा में है, रस कलश, किसका है रस कलश? आपको पता है रस कलश किसका है? हरियोत जी का है, ब्रज भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बताइएगा मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य है कौन सा? मैथिली शरण गुप्त का द्वापर जो है वो इनका कृष्ण काव्य है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्ति चित्रण है, किसमें चित्रण है? तो प्रिय प्रवास महाकाव्य में। अगला प्रश्न है हमारा, दिवस का अवसान समीप था किससे लिया गया है? तो प्रिय प्रवास से। अगला प्रश्न है, पारिजात महाकाव्य के रचयिता हैं कौन, या फिर रचित है किनका है ये? तो हरियोत जी का ग्रंथ है पारिजात। अगला देखेंगे हम, प्रश्न क्या है हमारा, कुणाल गीत के रचयिता थे कौन? तो मैथिली शरण गुप्त जी कुणाल गीत के रचयिता थे। अगला देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त का वह ग्रंथ जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र चित्रण है, बताना है कौन सा है? तो साकेत। साकेत का समय कब आ जाता है? आपको पता है कि साकेत का समय 1931 ईस्वी है। इसमें उर्मिला की पत्नी को आधार बनाकर लिखा गया। हम कह सकते हैं ना कि उर्मिला जो हमारे रामायण में उपेक्षित रह गई थी, उनके बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई थी, तो उनको इन्होंने पूरा किया है, उनपे एक महाकाव्य ही लिख डाला है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं आप लोग समझ लीजिएगा कि सिर्फ इसमें उर्मिला के बारे में है, और भी मतलब सभी पात्रों के बारे में है, लेकिन विशेष रूप से इसमें उर्मिला को केंद्र में रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु थे कौन? तो आपको पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक गुरु हैं। आगे आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त की रचना को कालक्रम से लगाइए। रंग भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। जैसा कि आप जानते हैं कि रंग में भंग जो है इसका समय आ जाता है 1909, भारत भारती का समय आ जाता है 1912, पंचवटी का समय आ जाता है 1925 और साकेत का समय आ जाता है 1931। तो ये हमारा क्रम है। कम से कम जो हमारे भारतेंदु युग हैं, द्विवेदी युग हैं, छायावाद हैं, जितने भी हमारे युग हैं उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण कवि होते हैं, राइटर होते हैं, कम से कम उनकी रचनाओं को हमको ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि पेपर में प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग के कवि जिसने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है, बताना है। तो आप लोग को पता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल के अंतर्गत ब्रज भाषा में रचना करने वाले कवि के रूप में भी आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन से? द्विवेदी युग में जगन्नाथ दास रत्नाकर। और अगर ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि रत्नाकर उपनाम से कौन लिखते थे, तो जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास का उपनाम क्या है? रत्नाकर। इस टाइप से हमको चीजों को याद रखना है रिलेट कर करके, क्योंकि प्रश्न बहुत टाइप से बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बताना है हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि कौन है, बताना है। जैसा कि जानते हैं कि हल्दी घाटी जो है ये महाकाव्य के रूप में होता है, और इसमें काफी श्याम नारायण पांडे जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण में उर्मिला को उपेक्षित कर दिया गया था, इस वजह से साकेत लिखे मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिसमें कि उर्मिला को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो इसमें इसका महत्व उद्देश्य क्या था इनका उद्देश्य था क्या कि उर्मिला को महत्व देना,
क्योंकि उर्मिला तो उपेक्षित रह गई थी ना, इसी वजह से। अगला प्रश्न है, आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा। वह कवि जिनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था, कौन है वो, तो ये है मिथिलेश गुप्त जी। इसका समय क्या आ जाता है आप मुझे बताइएगा कि इसका जन्म कब है मिथिलेश गुप्त जी का, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किसकी पंक्ति है बताना है, तो ये है मिथिलेश गुप्त जी का। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही कथन है, खड़ी बोली का परिष्कार किया है किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि समालोचना दर्श के शीर्षक से एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है किसने, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न है, वीर पंचरत्न किसका है, लाला भगवान दीन का है। उलाहना पंचक किसका है, अमीर अली मीर का है। मातृवंदना किसका है, गिरधर शर्मा नवरत्न का है। कानन कुसुम किसका है, मुकुटधर पांडे का है। तो ये सारे इसमें मिलान किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे को याद रखना है। और ये थोड़े से बोलेंगे ना कि डीपली है, ये इतने सारे पूछे नहीं जाते उतना, लेकिन प्रश्न बने हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, बताइएगा कि हरियोध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, ये बताना है आपको, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है, सर्गों की संख्या कितनी है, 17। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेम शतक के रचनाकार हैं कौन, ये बताना है। तो आप जानते हैं कि वियोगी हरि प्रेम शतक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं कौन, तो नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है, गुरु भक्त सिंह। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा में प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास के साथ उपाधि जुड़ी है। मैंने ऊपर बताया था ना अभी आपको कि प्रश्न उपाधियों से बनते हैं, किस नाम से वो रचनाएं करते हैं, यहाँ से बनते हैं। तो आपको इस चीजों को ध्यान में रखना है। इनका पूरा नाम हो जाता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो रत्नाकर जो इनकी उपनाम है, यानी कि उपाधि है इनका, ठीक है। अगला है, अब बताइएगा कि श्रीधर पाठक की रचनाओं का क्रम लगाना है। मैंने पहले भी कहा था कि महत्वपूर्ण रचनाकारों को आपको याद करना ही होगा, इनका क्रम भी याद करना होगा। तो आपका दिया गया एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक और संध्याटन। तो कौन सा इसमें ये क्रम लगे हुए हैं, बताना है कि क्या क्या इनका समय आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एकांतवासी योगी का समय जो आता है वो 1886 ईस्वी आता है, ठीक है। और ये गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद किया गया है, मूल नाम इसका हर्मिट था, ठीक है। आगे हम बात कर लेंगे उजड़ ग्राम। तो उजड़ ग्राम का समय आ जाता है 1889 ईस्वी। अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो ये किसका है, डेड टेज विलेज का। मैंने अभी बताया ना, इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये भी गोल्ड स्मिथ जी का ही है, किसका है, गोल्ड स्मिथ जी का ही है, जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। इसका मूल नाम क्या था, डेड टेज विलेज, ठीक है। और ये वाला आपको सरस्वती की पुस्तक में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है श्रांत पथिक की बात कर लेंगे तो इनका मूल नाम तो पहले हो जाएगा कि पथ में है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया क्या, ट्रैवलर का श्रांत पथिक के नाम से किया है। और ये भी गोल्ड स्मिथ का ही है। और इनका समय आ जाता है 1902। और संध्याटन जो कि हमारे श्रीधर पाठक जी का है, और इनका समय जो आ जाता है कितना आ जाता है, 1918 के आसपास आ जाता है। तो ये हमारे क्रम थे, श्रांत पथिक 1886, उजड़ ग्राम 1889 और उजड़ ग्राम एकांतवासी योगी 1886, उजड़ ग्राम 1889, श्रांत पथिक 1909, संध्याटन 1918। तो ये इनका समय आ जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे वही दिया गया, गोल्ड स्मिथ कृत ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था, तो मैंने ऊपर बता ही दिया है कि श्रीधर पाठक ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे, तो त्रिशूल उपनाम किसका था बताना है। तो हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखेंगे, है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि थे कौन, तो सत्यनारायण कवि रत्न जो है वो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध थे। उद्धव शतक छंद है, में कितने छंद हैं, तो उद्धव शतक में कितने छंद हैं, तो 116 छंद हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, तो श्रीधर पाठक जी हैं। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है बताना है।
तो आपको पता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, यहाँ पे दिया गया नहीं है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य है किसका, तो मैंने ऊपर भी बताया था ये किसका है, श्याम नारायण पांडे जी का है। सतसईकार कवि हैं कौन, बताना है, तो सतसईकार कवि कौन है, वियोगी हरि। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है कौन सी, तो उद्धव शतक। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं कौन, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर भी अभी बताया है। अगला प्रश्न है आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का काव्य ग्रंथ है कौन सा, तो पद्म प्रसून जो है वो हरियोध जी का काव्य है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, तुलसी जी के लिए यह प्रशस्ति वचन है किसका, ये बताना है। तो तुलसी के संबंध में ये कौन कहते हैं, तो ये हरियोध जी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम से पूछे गए हैं हमारे। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। भारत भारती काव्य का प्रकाशन हुआ है कब, 1912। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न है हमारा, रचना काल क्रम के अनुसार लगाना है, आरोही क्रम में देखना है कि आरोही पूछा जा रहा है या अवरोही पूछा जा रहा है, इसको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना है। तो साकेत का समय तो आपको पता है 1931 ईस्वी आ जाता है हमारा। यशोधरा का समय 1932 ईस्वी आ जाता है। द्वापर से मैंने इसको याद किया था, 1936 में वो द्वार पर आए थे ऐसे करके, तो द्वापर हो गया 1936 ईस्वी में। और जय भारत कब करेंगे, तो संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद जय भारत करेंगे, तो संविधान 1950 में लागू होता है, तो 52 जय भारत, ठीक है, तो ये इसका क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बताना है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास। समय आप लोग बता दीजिएगा मुझे जल्दी से कि इसका क्या समय है प्रिय प्रवास का, बहुत ही आसान सा सवाल है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है, बताना है, तो यह कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते, जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्द न रुकती, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, शुक्ल जी का है। इन्होंने कहते हैं कि भाषा को जो परिष्कृत किया, शुद्ध किया, परिमार्जित किया हमारे साहित्य में, तो वो करने वाले जो हैं वो द्विवेदी जी ही हैं, ऐसा क्रेडिट शुक्ल जी उन्हें देते हैं। अगला प्रश्न है, बताइएगा जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न है हमारा, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, पंक्ति किसकी है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका राम नरेश त्रिपाठी जी का। अगला प्रश्न है हमारा कि मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है कौन सी, तो आपको पता है यशोधरा चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है कि जिसमें गद और पद दोनों चीजें मिलते हैं, वो चंपू काव्य होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जाकी उपनाम से प्रसिद्ध हिंदी कवि जो उर्दू में गजलें लिखते थे, तो कौन थे वो, तो वो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ सो सोवत है, पंक्ति किसकी है, तो वंशीधर शुक्ल अवधि सम्राट कवि की रचना है, ठीक है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, रैन कहाँ अब सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है उद्धव शतक। अगला प्रश्न देखेंगे, धराधर धावक शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदवद अनुवाद किया है किसने, तो किसने किया है, रॉय देवी प्रसाद पूर्ण ने। अगला प्रश्न है हमारा, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है, काव्य के संबंध में यह विचार किसका है, तो ये बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कथन किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। अगला प्रश्न है, बताइएगा जल्दी से, वह प्रबंध काव्य जिसकी रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, पंक्ति किसके संबंध में किस काव्य से ली गई है, तो ये साकेत से।
इसीलिए इसकी रचना हुई है ताकि उर्मिला जो है वो उपेक्षित न रह जाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है कौन? तो मैंने ऊपर भी कहा है, शुक्ल जी ने इसे क्रेडिट भी दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो एकांत में वास करेंगे कौन? श्रीधर पाठक। मैंने बताया कि श्रीधर पाठक का जो है श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का अनुवाद किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि द्विवेदी युग के में समस्या पूर्ति का केंद्र था कौन सा? तो कानपुर। कवि सम्राट की उपाधि दी गई है किसे? हरियोध को। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेटेज विलेज का हिंदी अनुवाद किया है किसने? तो श्रीधर पाठक ने। मैंने ऊपर भी बता दिया इन सारी चीजों को। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने। वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र को सगुन मूर्ति सर्वेश की कहकर उनकी वंदना की है? तो मैथिली शरण गुप्त जी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फिर से लगाना है, बताइएगा। तो भारत भारती 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अंतर आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविताएं हो सकती है। इतने महत्वपूर्ण कथन किसका है? जल्दी से आंसर बताइएगा हमें। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। भारत भारती लिखने का उद्देश्य क्या था? इनका समय कब आ जाता है? 1912। किसकी रचना है? आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आप बताइएगा कि भारत भारती किसकी रचना है। अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भारती में 3 खंड लिखे गए हैं, 3 खंडों में से बांटा गया है लेखक ने। तो अतीत खंड में तो हमें ये बताते हैं कि हमारे समय में कैसे थे, हमारा समाज कैसा था, हम कितने समृद्ध थे, मतलब अंग्रेज आने से पहले हम कितने समृद्ध थे। कहा जाता है ना कि जब ब्रिटिश हमारे देश में आया था तब उस वक्त हमारे देश की स्थिति ऐसी थी ना कि अमीरों से भी अमीरों में हमारी गिनती होती थी। और वर्तमान में तो ब्रिटिश ने हमारी हालत खराब कर ही दी थी, लेकिन इन्होंने भविष्य की भी अच्छी कामना इसमें की है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें देखने को मिलता है, हमें बहुत अच्छी है। आप कभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से नहीं, बस पढ़ने के दृष्टिकोण से भारत भारती को पढ़िएगा, बहुत रोचक है। अगला प्रश्न बताइएगा, हरियोधकृत महाभारत महाकाव्य जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है बताना है। तो कौन सा महाकाव्य है जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है? तो हरियोध का प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो पता है मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली है। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहित हो चला। पंक्ति किसकी है बताना है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा हरियोध। द्विवेदी युग का वह कवि जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की है? तो वो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जयद्र वध रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो मैथिली शरण गुप्त ने। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है प्रिय प्रवास, क्योंकि ये हरियोध जी की रचना है। हरियोध का प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। प्रेम पथिक, जैसा कि आप जानते हैं कि ये किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है, ना कि मैथिली शरण गुप्त जी का। अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न है आपका कि शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं कैसे कवि हैं, ये बताना है। तो ये सामंजस्यवादी कवि हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, बताइएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मत में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? शुक्ल बाबा ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में से अनुदित है मौलिक नहीं, तो कौन सी है? तो मेघनाथ वध जो है वो अनुदित है, इनकी मौलिक नहीं है।
अगला प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल, पंक्ति किसकी है? पंक्ति है मैथिलीशरण गुप्त की। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले हैं कौन? तो मैथिलीशरण गुप्त जी। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्ति है क्या? समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिवृत्तात्मकता तो बहुत बार एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। समाज सुधार तो हमारे भारतेंदु युग में भी देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है बताना है। हिंदी में श्रीधर पाठक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ऐसा नहीं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास चले जाएंगे, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसे द्विवेदी युग नाम दिया गया है। जिस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आधार पर भारतेंदु युग नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं कौन? जल्दी से आंसर बताते चलिए। श्रीधर पाठक, बिल्कुल सही जवाब। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि है कौन? तो श्रीधर पाठक जी ही हैं। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं हम आगे। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, कौन है ये महान शख्स जिसे कि इतनी सारी उपाधियां मिली है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब है कि नाथूराम शर्मा शंकर जी को। अगला प्रश्न है हमारा, बताइएगा आंसर कि मैथिलीशरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो कृषक क्रंदन इनका नहीं है। ये किसका है? पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का है कृषक क्रंदन। अगला प्रश्न देखेंगे, हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909। आगे बढ़ेंगे हम। द्विवेदी युग के साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य की असली रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्म अमर है देश नश्वर यह अटल सिद्धांत था। पंक्ति किससे ली गई है? तो ये भारत भारती से ली गई है, मैथिलीशरण गुप्त जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कि द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। याद रखना है ध्यान में, जब भी इतिवृत्तात्मक की बात होगी तो हम फटाक से द्विवेदी युग पे जाएंगे। अगला प्रश्न बताना है, मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया है किसमें? साकेत में। पता है, इसमें उर्मिला यानी कि लक्ष्मण की जो पत्नी है, जो रामायण में उपेक्षित रह गई थी, उनको आधार बनाकर लिखा गया है। अगला देखेंगे प्रश्न हमें, द्विवेदी युग का एक और नाम है, तो ये है जागरण सुधार काल। किसने दिया है? मैंने ऊपर बताया, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। जागरण सुधार काल किसने कहा है? द्विवेदी युगीन साहित्य में काव्यात्मक प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, क्योंकि प्रबंधात्मक है, काव्यात्मक नहीं है, काव्यात्मकता नहीं है। राजपूती आन की कथा है रंग में भंग। समय आ जाता है कितना? रंग में भंग का 1909। साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा, मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रवध खंड काव्य है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब, राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। पंक्ति किसकी है? तो ये प्रिय प्रवास की है, बहुत अच्छी पंक्ति है। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उठाकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है, ब्रज भाषा को। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट दिए गए ना, यहाँ पे हमारा ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त का जन्म स्थान है कहाँ? चिरगांव, झांसी। अगला है पंक्ति हमारा, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। पंक्ति है के रचनाकार हैं मैथिलीशरण गुप्त जी। वैदेही वनवास के लेखक हैं कौन? है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। द्विवेदी युग के कवि हैं कौन? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आप लोग को पता होगा कि द्विवेदी युग के और कौन कौन आते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे को। रस कलश किसका है? हरियोध जी का है। ठीक है, आगे देखेंगे, मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सार्वधिक प्रबंधकार के रूप में साहित्य रूप में देखने को मिलता है। किसका? प्रबंधकार के रूप में।
ठीक है, मैंने ऊपर भी बताया कि काव्यात्मक नहीं है, प्रबंधात्मक है हमारे जाकर के द्विवेदी युग की विशेषता में। तो मैथिली शरण गुप्त के अंतर्गत भी यही आएंगे। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है कौन सा? नवम सर्ग, जो विशेष रूप से उर्मिला पर वर्णित है। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। रत्नाकरकृत गंगावतरण लिखा गया है रोला छंद में। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा और आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त कवि में यह मिलता है। जैसे कि भक्ति काल में हम देखते हैं सूरदास के अंतर्गत, वैसे ही हम आधुनिक काल के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त में देखते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग है कौन सा? तो आपको पता है कि भाषा की शुद्धता की बात कर रहे थे, तो द्विवेदी युग के बारे में होगा। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। किसान काव्य जो है, इनके रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। क्षत्रिय उठो अब तो, कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। पंक्ति किसकी है बताना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला है, हम थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर दिख पाए। थोड़ा सा बचा है और जल्दी से करेंगे, आंसर बताइएगा कि प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरे हृदय। पंक्ति किसकी है बताना है, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी जी की। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि हिंदी के मानकीकृत स्वरूप का सबसे पहले विविधित विचार किसने किया है? तो पता है शुद्धता की बात जब भी आएगी तो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही आते हैं। अगला प्रश्न है, बताना है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कि अगर तुम अधिकार खोकर बैठ गए तो ये दुष्कर्म हो गया। अगर न्याय करते हुए अगर तुम अपने बंधु को भी दंड दे रहे हो तो भी वो धर्म है। तो ये काव्य पंक्ति किससे उद्धृत है? तो ये जयद्रथ से उद्धृत है। किसकी है आप हमें बताइएगा, अभी मैंने ऊपर बता भी दिया है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। तो ये मैंने आज भारतेंदु युग पहले क्लासेस में हो गए, दूसरे क्लासेस में हमारे द्विवेदी युग हो गई। जो हमारी अब आधुनिक काल के अंतर्गत तीसरी क्लासेस चलेगी, ये हमारे छायावाद और राष्ट्रीय चेतना या फिर हालावाद के अंतर्गत चलेंगे। तो ये हमारे थे द्वितीय भाग हम बोल सकते हैं द्विवेदी युग, जिसको कि मैंने आज वन लाइनर में कंप्लीट किया है। ये हमारे सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप मुझे जल्दी से फीडबैक देके बताइएगा कि क्लासेस कितने यूजफुल रहे हैं, कितने सारे प्रश्न आपको इसमें नए लगे हैं। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।